हेलो दोस्तों, आज हम वेगस नर्व के बारे में बात करेंगे जो कि 10th क्रेनियल नर्व है। हम जैसा कि जानते हैं कि देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, जिसमें से 10वें नंबर की जो क्रेनियल नर्व है वो हमारी मेडुला से निकलती है। तो 9th, 10th, 11th एंड 12th ये चार जो लोअर क्रेनियल नर्व्स हैं ये मेडुला ऑब्लांगेटा से निकलती हैं। सो वेगस नर्व इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। जैसे हमने ट्राइजेमिनल के बारे में पढ़ा था, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, ये हमारी लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है। इसका जो एक्सटेंशन है बहुत वेग है और बहुत ज्यादा एरिया को सप्लाई करती है ना। हेड, नेक, थोरेक्स, एब्डमन, इवन एब्डमन मिडगट तक जाती है ये, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज न्यूमोगेस्ट्रिक नर्व। कौन सी? न्यूमो, क्योंकि थोरेक्स में भी जा रही है, और गेस्ट्रिक तो मतलब स्टमक में, एब्डमन में जा रही है। इट इज आल्सो नोन एज न्यूमोगेस्ट्रिक नर्व। और इसका जो कोर्स है बहुत वेग है। वेग समझते ना, आड़ा तिरछा, एक्सटेंसिव। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेगस नर्व एंड इट इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। यहां तक समझ में आया? इट कंटेन्स बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स। इट हैज वाइडेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी। ओके, तो हमेशा की तरह कैसे लिखेंगे इसको हम? फर्स्ट पॉइंट देंगे हम इंट्रोडक्शन, जितना मैंने अभी आपको बताया वो सब इंट्रो में लिखना है। सेकेंड पॉइंट देंगे इसका हम कोर्स एंड रिलेशंस। कोर्स एंड रिलेशंस इसकी बात करेंगे सेकेंड पॉइंट में। अब सबसे पहले हम इसके कोर्स की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि वेगस नर्व अराइज फ्रॉम द मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा से अराइज हो रही है एंड लीव द स्कल थ्रू फोरामन जुगलर या जुगलर फोरामन, एंड लीव द स्कल थ्रू जुगलर फोरामन, ठीक है। स्कल के अंदर है हमारा ब्रेन, ओके। ब्रेन के अंदर हमारा है मेडुला, लास्ट पार्ट। उसके बाद स्पाइनल कार्ड बन जाती है। फोरामन मैग्नम के थ्रू स्पाइनल कार्ड स्टार्ट हो जाती है। ब्रेन का जो लास्ट पोर्शन है मेडुला ऑब्लांगेटा है, ये सब पढ़ा चुका हूं आपको मैं, ठीक है। तो जैसे ही स्कल को लीव करती है तो कैसे करेगी? फोरामन जुगलर के थ्रू ये स्कल को लीव करती है। यहां से हमारी वेगस नर्व निकलती है एंड इट डिसेंड्स वर्टिकली। कैसे आती है ये? ऐसा, इट डिसेंड्स वर्टिकली इन बिटवीन द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल जुगुलर वेन। ये हमने कहां पढ़ा था? नेक के अंदर, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है। ये इंटरनल जुगुलर आर्टरी और ये एक्सटर्नल जुगुलर आर्टरी, इतना तो आपको याद ही होगा। ये डायग्राम अगर आपको याद आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ये बीच में थी हमारी वेगस नर्व और यहां था हमारा इंटरनल जुगुलर वेन। आया याद? और हमने एक शीथ बनी थी यहां पे बेटा, जिसको हमने कहा था कैरोटिड शीथ। ये, ठीक है, इसको हमने कहा था कैरोटिड शीथ। ये बनी थी हमने कैरोटिड शीथ। ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी थी, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है जो कि नेक को सप्लाई करती है, और ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो कि सीधे ब्रेन में जाती है। ये हमारी वेगस नर्व थी, अगर आपको याद हो तो। एक रिकॉल कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, है ना। ये हमारा इंटरनल जुगुलर वेन थी। तो क्या बात करें हम कोर्स एंड रिलेशंस की? तो इट डिसेंड्स वर्टिकली इन बिटवीन द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी मीडियली एंड इंटरनल जुगुलर वेन लेटरली, और ये बीच में होती है। दोनों साइड होगी, राइट एंड लेफ्ट। ऑफ कोर्स ये तो कॉमन सेंस, इतना पढ़ चुके हैं, इतना तो याद ही होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट हम ये लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कि वेगस नर्व इज अटैच्ड ऑन पोस्टीरियर लेटरल सल्कस ऑफ मेडुला। मेडुला मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक बार आप उस वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, मेडुला ओपन कीजिए और वहां पर देखिए, ठीक है। तो पोस्टीरियर लेटरल सल्कस जो मेडुला में होता है वहां से अटैच होती है एंड बिफोर टू लीव द क्रेनियल कैविटी इट इज ज्वाइंड बाय क्रेनियल रूट ऑफ स्पाइनल एसेसरी नर्व, जो कि हमारी 11th क्रेनियल नर्व है, ठीक है। तो जब क्रेनियल कैविटी को लीव करती है तो उससे पहले इससे आके कौन जुड़ जाएगा? स्पाइनल एसेसरी की क्रेनियल रूट जुड़ जाएगी आके। एक पॉइंट ये हो जाएगा। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे कि वेगस नर्व दो होती हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो एट द रूट ऑफ नेक राइट वेगस इंटर्स द थोरेक्स
बाय क्रॉसिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। राइट और लेफ्ट दोनों जाएंगी थोरेक्स में, लेकिन राइट जब थोरेक्स में एंट्री करती है तो ये क्रॉस करते हुए जाती फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी को, और लेफ्ट वेगस एंटर्स द थोरेक्स बाय पासिंग बिटवीन लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। दोनों एंटर हो गए अंदर। एक थोड़ी सी अकेले मतलब सिर्फ सबक्लेवियन आर्टरी के साथ गई है, और लेफ्ट वाली सबक्लेवियन के साथ कॉमन कैरोटिड आर्टरी भी साथ में ले ली उसने, दोनों साथ में गई। और नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, इसका जो लास्ट पॉइंट होगा कि वेगस नर्व हैव टू गैंग्लिया, है ना। हर नर्व के साथ एक गैंग्लिया जुड़ा होता है, हम पढ़े रहे अभी तक। तो वेगस नर्व में भी दो गैंग्लिया होते हैं बेटा, टू गैंग्लिया, सुपीरियर एंड इंफीरियर। ओके, सुपीरियर गैंग्लिया एंड इंफीरियर गैंग्लिया। द सुपीरियर गैंग्लिया इज स्मॉल एंड राउंडेड, लाइज बिफोर द जुगुलर फोरामन। मतलब जब ये वेगस नर्व जुगुलर फोरामन से क्रॉस होती है तो उससे पहले ही छोटा सा स्मॉल राउंडेड गैंग्लिया बन जाता है, उसको हम कहते हैं सुपीरियर गैंग्लिया। और जैसे ही नर्व बाहर आई, फॉर एग्जांपल हमारी नर्व है, तो यहां पे बना लिया इसने सुपीरियर गैंग्लिया छोटा, और जैसे ही फोरामन जुगुलर फोरामन से क्रॉस हो गई तो यहां पर डायलेटेड पार्ट मिलता है हमको, ये यहां पर एक गैंग्लिया बना और ये आगे बढ़ जाए, तो ये कहलाता है इंफीरियर गैंग्लिया। ठीक है, इट इज इंफीरियर गैंग्लिया। एंड ऊपर वाला जो जुगुलर फोरामन के ठीक ऊपर था वो हमारा हो गया सुपीरियर गैंग्लिया। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा इंट्रो, कोर्स एंड रिलेशंस की बात की। अब हम बात करेंगे ब्रांचेस की। थर्ड पॉइंट लेंगे ब्रांचेस। ठीक है, तो इसके ब्रांचेस हम अलग अलग तरीके से देखते हैं कि जुगुलर फोरामन में कितनी ब्रांच थी, नेक में कितनी ब्रांच दी, थोरेक्स में कितनी दी और एब्डोमेन में कितनी दी, क्योंकि सारी की सारी जगहों पर ये सप्लाई कर रही है। तो इन जुगुलर फोरामन ऐसा भी कर सकते हैं अपन, इसको 4 पॉइंट्स में अपन दे रहे हैं, है ना। ए में लिख लिए इन जुगुलर फोरामन, इन जुगुलर फोरामन। तो जुगुलर फोरामन में ये सुपीरियर गैंग्लिया के थ्रू 2 ब्रांचेस देती है, मेनिंजियल ब्रांच जो कि ड्यूरामेटर को सप्लाई करती है, मेनिंजियल ब्रांच, और एक देती है आरिकुलर ब्रांच जो कान को सप्लाई करेगी, आरिकुलर ब्रांच। इज इट क्लियर? ये सुपीरियर, हाँ, कहां पर हो रहा है ये? फर्स्ट इन जुगुलर फोरामन। तो यहां पर सुपीरियर गैंग्लिया से अराइज हो रही है 2 ब्रांच, मेनिंजियल ब्रांच और आरिकुलर ब्रांच। नेक के अंदर ये ए हुआ है ना, बी में हम देखेंगे नेक। इन नेक में क्या दे रही है? यहां पर जो ब्रांचेस मिल रही है वो इन्फीरियर गैंग्लिया के थ्रू मिल रही है, जो मैंने बनाया था आपके लिए, है ना। तो इसमें कितनी ब्रांच दे रही है? देखो, फेरिंजियल ब्रांच देगी, फेरिंजियल नर्व, कैरोटिड नर्व देगी, कैरोटिड साइनस और कैरोटिड बॉडी के लिए। अभी कैरोटिड साइनस और कैरोटिड बॉडी क्या होती है, फिर से मैं कहूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, नेक देखिए, वहां पर मैंने कैरोटिड साइनस और कैरोटिड बॉडी के बारे में बताया है ना। आपको कैरोटिड शीर भी बताई थी, वहीं पर मैंने कहीं पर इसको डिस्क्राइब किया, देखना आपने जाकर, ठीक है। तो कैरोटिड नर्व देगी, एक फेरिंजियल नर्व हो गई, कैरोटिड नर्व हो गई, सुपीरियर लेरिंजियल नर्व देगी, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व देगी और कार्डियक नर्व देगी। यहां पर कार्डियक नर्व, तो सुपीरियर और इंफीरियर कार्डियक, यहां पर सुपीरियर कार्डियक नर्व देगी यहां पर। इज इट क्लियर? नेक के अंदर, है ना। ये सारी चीजें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे नोट्स हैं। आप क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी नाम से टेलीग्राम पर जाइए, मेरा चैनल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, वहां से नोट्स हासिल कीजिए। जितना मैं पढ़ा रहा हूं ये सारे नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक कीजिए और नोट्स वहां से लीजिए। अभी सिर्फ समझिए। तो क्या हुआ, इन जुगुलर फोरामन सुपीरियर गैंग्लिया के थ्रू मेनिंजियल नर्व और आरिकुलर ब्रांच निकली। नेक के अंदर इंफीरियर गैंग्लिया के थ्रू इसकी ब्रांचेस निकली हैं, फेरिंजियल नर्व, कैरोटिड नर्व, सुपीरियर लेरिंजियल, रिकरेंट लेरिंजियल और कार्डियक नर्व, 5। ठीक है। सी के अंदर देखेंगे हम कि ये थोरेक्स के अंदर, इन थोरेक्स इसकी कितनी ब्रांचेस हो रही है? थोरेक्स के अंदर ये 2 ब्रांच दे रही है, इंफीरियर कार्डियक ब्रांच आल्सो नोन एज रेमस कार्डियसी मिनिमेई या रेमस कार्डियसी इंफीरियोरिस, मिनिमेई की जगह इंफीरियोरिस लिखना आपने, ठीक है। तो कार्डियक ब्रांच निकली एक, तो इंफीरियर कार्डियक ब्रांच एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रोंकियल ब्रांचेस, ये अपनी निकली थोरेक्स के अंदर। और लास्ट के अंदर ये देगी एब्डोमेन के अंदर। इन एब्डोमेन इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो होती हैं तो 3,
गैस्ट्रिक ब्रांच होती है फॉर स्टमक, हेपेटिक ब्रांच होती है, गैस्ट्रिक ब्रांच फॉर स्टमक, हेपेटिक ब्रांच जो होती है ये हमारी ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेफ्ट वेगस, हेपेटिक ब्रांच लेफ्ट वेगस से आती है, और एक होती सीलियक ब्रांच, तो ये राइट वेगस से आती है। तो तीन ब्रांच इसने दी हमारी एब्डोमेन के अंदर। तो इन जुगुलर फोरामन, इन नेक, इन थोरेक्स एंड इन एब्डोमेन, ये हमारे ब्रांचेस की बात हो गई। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियाई की। चौथा पॉइंट न्यूक्लियाई, बराबर। तो इन मेडुला ऑब्लांगेटा वेगस नर्व हैव 4 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस एक होता है, न्यूक्लियाई बहुवचन है ना। तो इसके अंदर 4 न्यूक्लियस होते हैं भाई। कौन कौन से, देखो, फर्स्ट होता है डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस, डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस, ये मिक्स्ड इन फंक्शन होता है, सेंसरी प्लस मोटर। इज इट क्लियर? एक होता है न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस, न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस, ये होता है ब्रांकियोमोटर, ठीक है। एक होता है हमारा सॉलिटरी न्यूक्लियस, सॉलिटरी न्यूक्लियस फॉर गस्टेटरी फंक्शंस, टेस्ट बड्स के लिए। और एक होता है हमारा स्पाइनल ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस, ये अगर मैंने आपको याद हो तो ट्राइजेमिनल नर्व जब बताए थे उसके 3 सेंसरी न्यूक्लियस बताए थे, उसमें से एक था स्पाइनल ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस जो मेडुला से पोन्स तक जा रहा था, एक मिड ब्रेन से आ रहा था, और एक स्पेशली पोन्स के अंदर था, और ये सब मिलके बना रहे थे ट्राइजेमिनल की सेंसरी ब्रांच, और यहीं से एक मोटर न्यूक्लियस निकल रहा था। वो आप देखो लास्ट लेक्चर देखो आप, तो स्पाइनल ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस, ओके, ये भी सेंसरी इन नेचर होता है। तो ये 4 इसके न्यूक्लियाई होते हैं। फिर हम इसकी बात करेंगे इसके अंदर फंक्शनल कंपोनेंट्स, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंटेंट्स जो होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो फंक्शनल कंपोनेंट्स कह लो या कह लो कि फाइबर्स, वी कैन से टाइप्स ऑफ फाइबर्स ऑफ वेगस नर्व। सो वेगस नर्व कंटेन्स 5 टाइप्स ऑफ फाइबर्स विच मे बी आइदर एफरेंट और इफेरेंट, या तो एफरेंट होंगे सेंसरी सेंसेशन ले जाने के लिए, या इफेरेंट होंगे मोटर ऑर्डर लाने वाले। ये 5 होते हैं। कितने फंक्शनल फाइबर्स होते हैं इसके? इसके फाइबर्स होते हैं 5, लिखा है सारा का सारा, आप देखें इसको, मैं आपको नाम जरूर लिखवा देता हूं। तो पहले अपन एफरेंट के नाम लिख लेते हैं, जनरल सोमेटिक एफेरेंट्स, जनरल सोमेटिक एफेरेंट्स, फिर जनरल विसरल एफेरेंट्स, विसरा से लेके जाने वाले सेंसरी, ठीक है। देन स्पेशल विसरल एफेरेंट्स, स्पेशल सेंसेशन वाले। तो 3 तो हो गए एफेरेंट, और 2 होते हैं इसमें इफेरेंट, जनरल विसरल इफेरेंट, और एक होता है स्पेशल विसरल इफेरेंट। तो दीज आर द 5 फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ वेगस नर्व। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द वेगस नर्व। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा वेगस नर्व के फंक्शंस, ओके। सो द वेगस नर्व फॉर्म्स द पार्ट ऑफ इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम एंड कमांड्स अनकॉन्शियस बॉडी प्रोसीजर्स। जो अनकॉन्शियस बॉडी प्रोसीजर्स होती हैं उनको कमांड करती है, लाइक कीपिंग द हार्ट रेट कांस्टेंट, हार्ट रेट को कांस्टेंट करके रखना, कंट्रोल्स द फूड डाइजेशन, फूड डाइजेशन को कंट्रोल करके रखना है। सो वी कैन से कि वेगस नर्व प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्वेलोइंग, निगलने में, स्पीच, बोलने में, हार्ट रेट रेगुलेशन में, डाइजेशन में, सेंसेशंस फ्रॉम ईयर, फेरिंग्स, लेरिंग्स एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स। ये इसके फंक्शंस होंगे। लास्ट बट नॉट लिस्ट अप्लाइड एस्पेक्ट। तो यहां पर अप्लाइड लिखने के बाद हर चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। तो अप्लाइड एनाटॉमी, तो 7 पॉइंट के अंदर हमको हमारे वेगस नर्व को डिस्क्राइब करना है। अप्लाइड के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा VNS, वेगस नर्व स्टिमुलेशन। अप्लाइड के अंदर वेगस नर्व स्टिमुलेशन क्या चीज है? ये कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व इज नोन एज वेगस स्टिमुलेशन, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन which is used sometimes to treat the
पीपल विथ एपिलेप्सी एंड डिप्रेशन, कि जिन लोगों को मिर्गी की बीमारी होती है या जो डिप्रेशन में होते हैं उन लोगों के अंदर ये वेगल नर्व स्टिमुलेशन किया जाता है। इसको कहते हैं पेस मेकर ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ ब्रेन। जैसे पेस मेकर हार्ट में होता है ऐसे पेस मेकर ऑफ ब्रेन होता है, क्योंकि स्टिमुलेशन करने के बाद एक न्यूरो मॉड्यूलेशन थेरेपी का पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ न्यूरो मॉड्यूलेशन थेरेपी। सब ये तभी देखो आप फर्स्ट ईयर के हैं तो मैं ज्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगा, सिर्फ आप इतना याद रखना, बाद में अपन जब मेडिसिन पढ़ेंगे अगली क्लास ईयर्स के अंदर, नेक्स्ट प्रॉफ के अंदर पैरामेडिकल क्लासेस और जब प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन वगैरह पढ़ेंगे तब ये बात और ज्यादा डीप में आप याद आएगी मुझे, आपको मेरी कि हाँ सर ने बताया था। सो वेगस नर्व स्टिमुलेशन न्यूरोमॉड्यूलेशन थेरेपी का पार्ट है जो कि डिप्रेशन और एपिलेप्सी के मरीजों को दिया जाता है। एक होता है सबसे कॉमन, ये तो ठीक है, ये तो आपको हमेशा मिलेगा, वेसो वेगल सिंकोप। आपके साथ कभी भी हो सकता है ना। किसी आपने देखा हो कई मर्तबा कि कोई किसी के एकदम से खून निकला, ब्लीडिंग हुई और लोग उसको देख के दस बिल्कुल लूज होके गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। या कोई धारदार चीज देखी, चाकू देखा और इसने डराया चाकू से और बेहोश हो गए। अक्सर फिल्मों में देखने को मिलता है, बट वो हकीकत है, ऐसा होता है। वो तो खैर एक्टिंग कर रहे हैं, बट रियली में भी ऐसा होता है कि हम स्टिचेस लगाते हैं, किसी बोलते हैं पकड़ो साहब अपने क्लिनिक के अंदर, तो जिसको स्टिच लग रहे हैं उसको तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो अटेंडर है वो शॉक में गिर जाता है। इसको कहते हैं वेसोवेगल सिंकोप। कॉमन कॉज ऑफ फेंटिंग है, बेहोश का एक कॉमन कॉज, बेहोश होने का कॉज एक कारण है। क्यों होगा? इट इज एन ओवर एक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी का ओवर एक्शन है टू सर्टेन स्टिमुलाई, कुछ लाइक साइट ऑफ ब्लड, जैसे ब्लड को देखना, अभी जब मैंने आपको समझाया, विच स्टिमुलेट्स द वेगस नर्व, ये क्या करता है, वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर देता है। दिस स्टिमुलेशन काजेस ड्रॉप ऑफ बीपी, जैसे स्टिमुलेशन वेगस नर्व तो बीपी ड्रॉप हो गया, मतलब हाइपोटेंशन में गया पेशेंट, एंड हार्ट रेट भी क्या होगी, तो ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया मतलब ज्यादा, ब्रेडिकार्डिया मतलब कम, है ना, कम हार्ट बीट, तो हार्ट बीट भी गिरेगी और ब्लड प्रेशर भी गिरेगा। इससे क्या होगा, लेस ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम मिलेगा। इससे क्या होगा, इट लीड्स टू अनकॉन्शियसनेस या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना। यूजुअली डजंट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट, यूजुअली इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। अगर मान लो जैसे हम कई मतलब हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, है ना, लैब में है, डिसेक्शन कर रहे हैं और कई मरतबा कोई एकदम से बेहोश होकर गिर जाता है, गिर के बेहोश हो जाता है, कुछ नहीं करना है, उसको लेटा दो, खुली हवा में रखो, है ना, उसके कपड़े थोड़े से लूज करो ताकि उसको प्रॉपर हवा मिले, उसका फुट एंड एलिवेट कर दो, पैर वाला हिस्सा ऊंचा कर दो, तो वेसोवेगल सिंकोप से बच जाता है। बेहोशी की हालत में उसको खिलाना पिलाना नहीं, जैसे उसको सांस आने लग जाए, बैठ जाए, थोड़ा पानी वानी छीड़ दो, ठीक हो जाएगा वो, ठीक है। तो वेसोवेगल सिंकोप। देन पैरालिसिस ऑफ वेगस नर्व भी होता है। थर्ड, पैरालिसिस ऑफ वेगस नर्व क्या हो सकता है? अगर पैरालिसिस ऑफ वेगस नर्व हो रहा है तो देयर में भी नेजल रिगर्जिटेशन, यानी कोई भी चीज अगर लिक्विड निकल रहा है तो नाक के थ्रू बाहर आ जाएगा। नेजल ट्वेंग, नाक से बोलना, नेजल ट्वेंग। देन हॉरिशनेस ऑफ वॉइस, आवाज खराश, आवाज के अंदर खराश हो जाना, इसको हॉरिशनेस ऑफ वॉइस कहते हैं। डिस्फेजिया, निगलने में तकलीफ होती। इसी तरीके से अगर इरिटेशन ऑफ ऑरिकुलर नर्व है, जैसे कान के अंदर मेल हो जाता है, ईयर वैक्स कहते हैं जिसको हम, तो उसको क्या करते हैं, ईयर वैक्स को निकालते हैं या सिरिंजिंग करते हैं, तो कई मरतबा क्या होता है कि एक जो हमारी ऑरिकुलर नर्व है वो इरिटेट हो जाती है, एक्सटर्नल ईयर में है सब, तो वो स्टिमुलेट हो जाती है, तो उससे क्या होगा, रिफ्लेक्स परसिस्टेंट कफ। कभी देखना आपने, कभी कभी कान में कुछ अपन ऐसा करते हैं, कोई काड़ी वगैरह या ईयरबड्स डालते तो खांसी आ जाती है, तो रिफ्लेक्स कफ होता है। लेकिन इसमें अगर ऑरिकुलर नर्व स्टिमुलेट हो गई तो परसिस्टेंट कफ होती है, वॉमिटिंग हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है ड्यू टू सडन कार्डियक इनहिबिशन। ऐसे क्लियर याद रखना। इसी तरीके थायराइडेक्टोमी, जब हम थायराइड का ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, तो देयर में भी चांस ऑफ पैरालिसिस ऑफ बोथ वोकल कार्ड्स, ठीक है, विच में लीड्स टू अफोनिया, आवाज चली जाती है। क्यों? ड्यू टू इंजरी टू लेरिंजियल नर्व, ठीक है। और लेरिंजियल नर्व देखा हमने, इसकी ब्रांचेस हैं वेगस नर्व की, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट दी वेगस नर्व। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज आप मेरे चैनल क्रिस्टल क्लियर हैंड को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई सवाल होता है आप मुझसे पूछिए। आई होप कि मैं आपको जवाब जरूर दूंगा।
है ना। और नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्रिस्टल क्रेनियल एनाटॉमी को, वहां से आप नोट्स भी ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच।